Now let us start with the second chapter, that is charge of GST. Okay, देखो एक फ्लो में बताता हूँ आप लोग को, वो फ्लो हमेशा फॉलो करना, ठीक है ना, वो फ्लो आपको हमेशा फॉलो करना होगा, तो ही आप लोग को समझ में आएगा। ओके, सुनो। ओके, व्हाट इज दैट फ्लो? फ्लो कुछ इस तरीके से, सबसे पहले आप लोग को डिटरमाइन करना है कि क्या आपका एक्टिविटी सप्लाई है या नहीं। ओके, इफ एट ऑल योर एक्टिविटी इज अ सप्लाई, okay, then you go on to check whether it is taxable supply or not. Okay, taxable supply or not. If at all it is a taxable supply, then we move on to check what is the charge of GST, forward charge or reverse charge. समझ में आया? If your activity is supply and if it is a taxable supply, then FCM or RCM हम check करेंगे. If it is not a taxable supply, means it can be exempt supply. Okay, then we do not move ahead to check with what is the charge. Charge check करके क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन ही exempt है. ओके, तो टैक्सेबल और exempt ये आपको चेक करना होगा, समझा? देन सेकंड ब्रांच, अगर आपका ट्रांजैक्शन सप्लाई है ही नहीं तो आगे बढ़ने का ही क्यों, खत्म बात, समझ में आ गया? सो दिस वुड बेसिकली शेड्यूल 3 एक्टिविटीज, समझ में आया? सो अगर सप्लाई है, टैक्सेबल है, तो एफसीएम या फिर आरसीएम डिसाइड करो, अदरवाइज मत करो। ओके, एंड अगर आपका ट्रांजैक्शन सप्लाई है, टैक्सेबल है, ओके सॉरी टैक्सेबल नहीं है, देन इन दैट केस आप लोग को आगे कुछ भी डिसाइड नहीं करना, समझा? अगर आपका ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं है, दैट इज शेड्यूल 3 एक्टिविटी, देन कुछ करना ही नहीं है, समझ में आया? डन। सो दिस वाज द बेसिक फ्लो। अब आगे बढ़ते हैं। अब चार्ज ऑफ जीएसटी में अपन क्या रिवाइज करने वाले हैं वो बता देता हूं आपको। चार्ज ऑफ जीएसटी में हम लोग देखेंगे कब फॉरवर्ड चार्ज इज एप्लीकेबल, कब रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल। ओके, व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई, व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, समझ में आया? एंड काइंड ऑफ टैक्स विच इज लेविड, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, इसमें से क्या कब लगेगा वो देखेंगे। ओके, समझा? चलो स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर इज कंटेंट इन सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन 7 of IGST Act. Section 7 is divided into 5 subsections. Section 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, A, B and C. ठीक है, इस तरीके से ये सेक्शन का ड्राफ्टिंग, सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ओके, सेक्शन 7.1 and 7.2 is for goods, 7.3 and 7.4 is for services, ओके, एंड 7.5 इसमें जो ए है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को कवर करता है, लेकिन स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट नहीं लिखा हुआ। 7.5 बी एसईजेड को कवर करता है एंड 7.5 सी रेसिडुअरी को कवर करता है। ओके, सेक्शन 7.1, 7.2, इसका खासियत पहले सुन लो। ये सारे के सारे जो सेक्शन है ना, ये सारे के सारे इंटर स्टेट के लिए, किसके लिए? इंटर स्टेट कब माना जाएगा उसके लिए। ओके, सो ये विद इन इंडिया के ट्रांजेक्शन के लिए, ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए। ओके, 7.3 विद इन इंडिया की सर्विसेज के लिए, भाई विद इन का मतलब मैं बाद में बताऊंगा। ओके, एंड 7.4 इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। 7.5 ए बाद में डिस्कस करेंगे, 7.5 बी बाद में डिस्कस करेंगे, 7.5 सी बाद में। ओके, 7.1, 7.1 क्या कहता है? अगर मूवमेंट इज विद इन इंडिया, क्या बोला यहाँ पर? मूवमेंट, अगर गुड्स का मूवमेंट विद इन इंडिया होने वाला है, विद इन इंडिया, ओके, देन if location of supplier and place of supply, if these two are in different states or different union territories or one state and one union territory, then the transaction would be called as interstate supply. समझ में आया क्या बोला मैंने? एकदम सिंपल। अगर मूवमेंट इंडिया में है, ओके, इफ मूवमेंट इज इन इंडिया and one location of supplier and place of supply, just a second, okay, within India है movement and location of supplier and place of supply is in two different states or two different union territories or one state and one union territory, then transaction would be called as interstate supply of goods. समझ में आया? नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर इंडिया के बाहर से कुछ गुड्स आ रहे हैं इंडिया में, इट विल बी ऑल्सो इंटर स्टेट सप्लाई, समझा?
नेक्स्ट, विद इन इंडिया सर्विसेज। अभी विद इन इंडिया का मतलब समझना है यहाँ पर। विद इन इंडिया का मतलब है, ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अगर ये दोनों इंडिया में है, ध्यान से सुनना, इफ दिस बोथ आर इन इंडिया, ओके, and location of supplier and place of supply is in two different states or two different union territories or one state and one UT, then it will be called as interstate supply. Okay, import of service, इंडिया के बाहर से अगर आपने सर्विस लिया, okay, then it will be called as interstate supply. What is the meaning of import of service? Section number 2 subsection 11, okay, of IGST Act. प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए इंडिया, सप्लायर इंडिया के बाद रिसिपिएंट इंडिया में, इट्स दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज इंपोर्ट ऑफ सर्विस. इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज अ इंटरस्टेट सप्लाई. व्हाट इज रिटर्न इन सेक्शन 75A? ध्यान से सुनो, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका होना चाहिए आउटसाइड इंडिया, ओके, एंड सप्लायर होना चाहिए इंडिया में, ओके. सप्लायर इंडिया में, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर, ओके. सप्लायर इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर. दिस ट्रांजेक्शन विल बी कॉल्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई. इसको एक्सपोर्ट नहीं बोला, एक्सपोर्ट का अलग ही बात है, ठीक है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन 2(6), एक्सपोर्ट की बात ही अलग है. यहाँ पर क्या बोला गया, अगर आपका सप्लायर इंडिया में, मतलब आप इंडिया में हो, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, देन इट इज इंटरस्टेट सप्लाई. हो सकता है एक्सपोर्ट, ठीक है, गुड्स एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो सकता है, सर्विस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक्सपोर्ट्स इज अ इंटरस्टेट सप्लाई ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला गया, इनडायरेक्टली बोला. सेक्शन 75B, सप्लाईज टू SEZ और बाय SEZ, इट इज अ इंटरस्टेट सप्लाई. समझ में आया? सेक्शन 75C जो सेक्शन 8 में नहीं बैठता, इंट्रास्टेट का सेक्शन है, एंड जो ऊपर वाले सेक्शंस पे नहीं बैठता, दिस वुड बी कॉल्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई. आया समझ में? एकदम सिंपल था. ओके, अभी यहाँ पर अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई का. लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब कि जहां भी कोई पर्सन रजिस्टर्ड है, okay, for example if I am registered in Maharashtra is my location of supplier, and for example place of supply is also Maharashtra, then this transaction is having same location of supplier, same place of supply, so it will be intrastate. and intra पे क्या लगेगा, CGST SGST. इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शंस पर लगेगा CGST SGST, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शंस पर लगेगा IGST. है समझ में? वेरी सिंपल, बेसिक. इंट्रा पे क्या लगेगा, CGST SGST, इंटर पे लगेगा IGST. इज दैट वेरी क्लियर? ओके, अब यहाँ पर कुछ स्पेशल बात करते हैं दिल्ली, पौंडीचेरी एंड लद्दाख की. ओके, अगर विद इन सेम स्टेट होगा, ओके, विद इन स्टेट, तो आप लोग क्या लगाएंगे, CGST SGST. विद इन मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दोनों अगर सेम स्टेट में है, CGST SGST. अगर विद इन सम यूनियन टेरिटरी, ओके, यूनियन टेरिटरी, then what you will apply, CGST UTGST, CGST UTGST. However, if union territory is Delhi, Pondicherry and Ladakh, Delhi, Pondicherry, Ladakh, इन तीनों में से कोई भी यूनियन टेरिटरी होगा, then you will be applying CGST SGST. क्यों ऐसा? क्योंकि these three union territories are having their own state legislature. Okay, so Delhi, Pondicherry and Ladakh, if intra-state supplies are taking within these union territories, then also CGST SGST will be levied and not CGST UTGST. I hope it is clear. Okay, सेक्शन 7 वापस से एक बार, 7(1), 7(2) फॉर गुड्स, 7(3), 7(4) फॉर सर्विसेज, 7(5) A, B, C फॉर सम अदर थिंग्स. 7(1) विद इन इंडिया, ओके, इफ मूवमेंट इज विद इन इंडिया, okay, and location of supplier, place of supplier, two different states, two different UT, or one state, one UT, then in that case it will be interstate supply of goods. Okay, second, import of goods, इंडिया के बाहर से गुड्स आए, इंटरस्टेट सप्लाई. अगर विद इन इंडिया सर्विसेज है, दैट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, दोनों जन इंडिया में है, ओके, then it will be the and location of supply and place of supply is one state, one UT, okay, two different states or two different UT, then it will be interstate service. Import of service is an interstate service. 7(5)A, place of supply India, sorry, place of supply outside India, supplier India, okay, then in that case it will be interstate supply. 7(5)B, supplies to SEZ or by SEZ, it would be interstate supply. And 7(5)C जो section 8 में fall नहीं किया, okay, and section 7(1), 7(2), 7(3), 7(4) में भी fall नहीं किया, then it will be a residuary provision, it would be in interstate supply. समझ में? Okay, done. Then coming to section number 8. अब बात करते हैं अपन सेक्शन नंबर 8 की.
सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है, इंट्रा स्टेट सप्लाईज होने के लिए, इंट्रा स्टेट सप्लाईज होने के लिए क्या करना होगा, आपको दो कंडीशन फुलफिल करना, सिंपल। अगर गुड्स की हम बात करें तो मूवमेंट इंडिया में होनी चाहिए, ओके, मूवमेंट इंडिया में होनी चाहिए, एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट या फिर सेम यूटी होना चाहिए। okay, वापस से एक बार, मूवमेंट इंडिया में होनी चाहिए एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट सेम यूटी होना चाहिए, देन इट विल बी इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके तीन एक्सेप्शन है, एसिड एंड डीटीए इन सेम स्टेट। मान के चलो महाराष्ट्र में एक एसिड है, महाराष्ट्र में डीटीए, सो डीटीए ने अगर एसिड को बेचा या एसिड ने डीटीए को बेचा, इट वुड बी इंटरस्टेट नॉट इंट्रास्टेट। ओके, इंपोर्ट्स, ठीक है, ये तो अपन ने क्लियर किया हुआ था कि ये इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है, इंट्रा नहीं है। सप्लाई टू फॉरेन टूरिस्ट, अगर फॉरेन टूरिस्ट को आपने बेचा है जो 6 महीने से कम के लिए इंडिया में आया है फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पस, दैट इज फॉर अदर देन बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, देन इन दैट केस इट वुड बी इंटरस्टेट सप्लाई नॉट इंट्रास्टेट सप्लाई। अब बात करते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस का। यहाँ पर क्या क्या कहा जाता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसीवेंट, अगर ये दोनों इंडिया में है एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों जन सेम स्टेट है या फिर सेम यूटी है, देन इट वुड बी कॉल्ड एज इंट्रास्टेट सप्लाई। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ओके, एक एक्सेप्शन है, सप्लाइज टू और बाय एसिड, समझ में आया, इज दैट वेरी क्लियर? ओके, नेक्स्ट, अगर एसिड में शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन का सर्विसेज दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन का सर्विसेज, ओके, सप्लाइज बाय एसिड, एसिड में सप्लाई हुआ है किसी एसिड को, क्या वो इंट्रा होगा या इंटर होगा? आंसर इज इंटर होगा, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोविजन दैट इज सप्लाइज बाय एसिड, ओके, इट वुड बी इंटर, स्पेसिफिक प्रोविजन ओवरराइड जनरल प्रोविजन, समझ में? सो सर्विसेज ऑफ शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन, कॉन्फ्रेंसिंग, बैंक्वेटिंग वुड बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई, नॉट इंट्रास्टेट सप्लाई। Clear? Here we complete with section 7 and 8. Coming to section 9 of IGST Act, territorial waters. अगर आप लोग टेरिटोरियल वाटर्स से कुछ सप्लाई कर रहे हो, ओके, देन इन दैट केस आपका जो लोकेशन होगा वो क्या माना जाएगा, नियरेस्ट अप्रोप्रिएट बेसलाइन, ओके, नियरेस्ट अप्रोप्रिएट बेसलाइन, लोकेशन ऑफ सप्लायर इन दैट कोस्टल स्टेट वेयर नियरेस्ट अप्रोप्रिएट बेसलाइन इज लोकेटेड। मतलब अगर आप लोग का जो वाटर है, ओके, अभी आप लोग मुंबई के मरीन्स के आसपास में कुछ कामकाज कर रहे हो, ओके, तो यहाँ पर महाराष्ट्र इज द नियरेस्ट बेसलाइन, सो हियर यू वुड बी डीम्ड टू बी इन महाराष्ट्र। क्लियर? सेक्शन 7, 8, 9 खत्म। कमिंग टू द चार्जिंग सेक्शन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट का अपन चार्जिंग सेक्शन कर रहे हैं, सेक्शन 9। सेक्शन 9 इज डिवाइडेड इनटू 5 सबसेक्शन, ओके, 5 सबसेक्शन है, सेक्शन 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5), ओके। सेक्शन 9(1), 9(2), 9(3), 9(4) and 9(5). Okay. 9(1) is very simple. ये CGST Act का सेक्शन है. Same is written in section number 5, subsection 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. Same for interstate supplies. Okay. Interstate supplies. Section 9(1) क्या कहता है? हर इंट्रास्टेट सप्लाईज पर क्या लगाओगे? CGST, SGST. Okay. CGST, SGST लगाना है हर इंट्रास्टेट सप्लाईज पर. किसके ऊपर लगाएंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई पर लगाएंगे. क्या रेट से लगाएंगे? 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल टैक्स, मतलब सीजीएसटी नहीं होना चाहिए 20% से ज्यादा, समझ में? किसके ऊपर नहीं लगाएंगे? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 9(2) आइटम्स. कम ऑन, किसके ऊपर नहीं लगाएंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी? इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 9(2) आइटम्स. 9(2) में कौन से आइटम्स आती है? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. कौन से? कौन से? पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एचएसडी एंड मोटर स्पिरिट. ये 5 आइटम्स दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जीएसटी नहीं लगेगा. लगेगा कब से? जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. ठीक है. एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 कहता है कि आपको अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाना. क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि जो जीएसटी का डेफिनेशन था आर्टिकल नंबर 366 12A, उसमें क्या लिखा हुआ था? GST is a tax on supply of goods or services except alcoholic liquor for human consumption. So यहाँ पर नहीं लगेगा. समझ में आया? ओके. सो 9(1) कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई पर टैक्स लगाओ. कौन सा लगाओगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी. किस पे लगाएंगे? इंट्रास्टेट सप्लाईज पर. क्या रेट से लगाएंगे? 20% के ऊपर नहीं लगाएंगे. ओके. मतलब सीजीएसटी रेट कैनॉट एक्सीड 20%. सो इन टोटलिटी जीएसटी कैनॉट एक्सीड 40%. 9(2) का आइटम्स हो गया है. 9(2) के ऊपर जीएसटी अभी नहीं लगेगा, एक नोटिफाइड डेट से लगेगा. 9(3) क्या बोलता है? 9(3) क्या बोलता है कि आरसीएम का जो भी सर्विस, 9(3) क्या कर रहा है?
कुछ सर्विसेज को स्पेसिफाई कर रहा है जिसके ऊपर आरसीएम लगेगा। क्या लगेगा? आरसीएम। आरसीएम इज कॉल्ड एज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, नॉर्मली जीएसटी कौन पे करता है? नॉर्मली जीएसटी इज पेड बाय सप्लायर, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस होंगे जहां पर रिसिपिएंट जीएसटी पे करेगा, जो नोटिफाइड है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में। समझ में आया? सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, अगर प्रमोटर ने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस किया है, ओके, तो यहां पर कहा जाता है कि उसको 80-20 का रेशियो मेंटेन करना। ओके, मतलब आपके टोटल परचेज अगर 100 है तो यू हैव टू मेंटेन दैट 80% आपको रजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करना है, 20% आप अनरजिस्टर्ड से परचेस कर सकते हो। ओके, और अगर 20% से ज्यादा आप अनरजिस्टर्ड से परचेस करते हो, से 25%, देन इन दैट केस जो 5% परचेजेस होगा उसके ऊपर आरसीएम में सेक्शन 9(4) में आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। समझ में आया? ओके, अगर सीमेंट आपने परचेस किया है तो आपको पक्का विदाउट अप्लाइंग दिस लिमिट, कम ऑन, विदाउट अप्लाइंग दिस लिमिट आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। ओके, सीमेंट के लिए 80-20 का लिमिट अप्लाई नहीं होगा। 1 rupee of cement purchased from unregistered person would entail payment of tax under RCM. Okay, so cement and capital goods. Okay, इन दोनों के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगेगा। सीमेंट के ऊपर आरसीएम का टैक्स रेट है 28% एंड कैपिटल गुड्स पे है एप्लीकेबल रेट्स, जो भी 28% होगा, 18 होगा, 12 होगा, जो भी होगा उसके हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। समझ में आया? सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, it specifies 3 services where e-commerce operator would be called as deemed supplier. ओके, सबसे पहला है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहला कौन सा है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, इट इज पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। अब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में क्या है? फॉर एग्जांपल देयर इज वन ड्राइवर, हियर इट इज ओला एंड हियर इट इज यू। ओके, तो यहाँ पर जो ड्राइवर है वो सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है, लेकिन यहाँ पर माना जाएगा कि ओला इज प्रोवाइडिंग सर्विस एंड ओला इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। सेकंड वन, होटल अकोमोडेशन। ओके, अगर होटल अकोमोडेशन की हम बात करें तो यहाँ पर अगर होटल जीएसटी में रजिस्टर्ड है, सो होटल विल बी मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इफ होटल इज अनरजिस्टर्ड, then in that case e-commerce operator would be deemed to be the supplier of service and he would be liable to pay tax, okay, as if he was the supplier. समझ में आया? and same applies for यूटिलिटी सर्विस। ओके, यूटिलिटी सर्विस क्या होती है मालूम है? जो प्लम्बिंग, कारपेंटिंग, अर्बन क्लैप वाला सर्विसेज है उसमें। सो उसमें क्या होगा? इफ दैट सर्विस प्रोवाइडर इज रजिस्टर्ड, he would be liable to pay tax. If service provider is not registered, then e-commerce operator, that is urban clap, would be liable to pay tax. Okay, यहाँ पर अपना सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, 2, 4, 5 हो गया। ओके, अभी अपने को सेक्शन 9(3) का लिस्ट देखना है। ओके, उसके पहले अपन सेक्शन 5 पूरा देख लेते हैं। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि इंटरस्टेट सप्लाईज पर आईजीएसटी लगाओ। ओके, इंटरस्टेट सप्लाईज पर आईजीएसटी लगाओ। समझ में? लेकिन इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर नहीं लगाना। ओके, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर नहीं लगाना। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर कौन देखेगा? सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट देख लेगा, आपको देखने की जरूरत नहीं। ओके, सो हर इंटरस्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लगाना है आपको। किस पर लगाना है? वैल्यू ऑफ सप्लाई पर। किस पर नहीं लगाना है? किस पर नहीं लगाना है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर नहीं लगाना है एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर नहीं लगाना है। क्या रेट से ज्यादा नहीं लगाना है? 40% से ज्यादा। सीजीएसटी वाज 20%, आईजीएसटी वुड बी 40%। Okay, section 5 subsection 2 same as section 9 subsection 2, 5 subsection 3 import of services and one other it is transportation services availed from foreign shipping line, इसके ऊपर आरसीएम लगेगा। ओके, ये नोटिफाई किया गया, अपन आगे देखेंगे। सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 इट इज सेम एज 9(4), 5(5) इज सेम एज 9(5). समझ में? क्लियर? सो अभी अपना सिर्फ दो ही चीज बाकी है, दैट इज सेक्शन 9(3) का नोटिफिकेशन एंड 5(3) का नोटिफिकेशन। अब कौन सा नोटिफिकेशन है वो सुनो। Section 9(3), that is RCM services. The notification is notification number 13/2017 central tax rate. Okay, and section 5 subsection 3 के लिए नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। समझ में आया? ये दो नोटिफिकेशन अपने को पढ़ना है। चलो आ जाओ। ओके, सबसे पहला जीटीए। ओके, अगर जीटीए, अभी जीटीए के पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन, वो अपने बिल पर 6% जीएसटी चार्ज करे। ओके, एंड रिकवर करे अपने रिसिपिएंट से एंड गवर्नमेंट को जीएसटी पे करे, तो दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पर जीटीए को अपने परचेस का पूरा आईटीसी मिलेगा, उसको फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी चार्ज करना एंड गवर्नमेंट को पे करना। ओके, एंड अगर अगर वो ये एफसीएम वाला ऑप्शन ऑप्ट नहीं करता, सो हिज रिसिपिएंट मतलब
the person who is liable to pay freight would be liable to pay tax under RCM, that is reverse charge mechanism. समझ में आया? अब recipient कौन होना चाहिए? Specified recipient होना चाहिए. Who is the specified recipient? This 7%. Okay, 7%. Sorry. Factory, if it is registered under Factories Act. Society registered under 1860 Act. Cooperative society under establishment under any law. Person registered under GST. Body corporate partnership firm including LLP whether registered or not, and CTP. Okay, अगर ये recipient है, okay, if these three if these 7 are specified recipients, then in that case क्या होगा? RCM लगेगा. Okay, अब RCM की कुछ खासियत बताता हूं मैं आपको. There are some special points of RCM. जो पर्सन को RCM का टैक्स पेमेंट करना होता है उसको कंपलसरी GST नंबर लेना पड़ता है. Okay, if he is the specified recipient, he has to take mandatory registration. समझा? फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, कोई थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल नहीं होगा उसको, एंड उसको जो टैक्स का पेमेंट है, ओके, दिस RCM का पेमेंट हैज टू बी मेड इन कैश. समझा? यू कैनॉट यूज ITC फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर RCM. लेकिन जो भी आप टैक्स RCM में पे करोगे उसका आपको क्रेडिट सेम मंथ में मिलेगा. ओके, क्रेडिट वुड बी टेकन इन सेम मंथ. समझ में आया? सेम मंथ. सो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? 3 पॉइंट. सबसे पहला, अगर आप RCM के स्पेसिफाइड रिसिपिएंट हो आपको कोई थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा. ओके, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है. RCM का टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट आपको कैश में करना है. जो भी आप कैश में पे करोगे उसका ITC आप लोग को मिलेगा सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 एंड 17. समझा? सो अगर ये रिसिपिएंट है एंड ये GT है, ओके, देन इन दैट केस RCM वुड बी एप्लीकेबल. आया समझ में? लेकिन दिस एंट्री वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू द पर्सन हु हैव टेकन रजिस्ट्रेशन फॉर डिडक्टिंग TDS. डन. एंड जो एग्जेम्पशन अपन देखते हैं एग्जेम्पशंस चैप्टर में 750 एंड 1500 वाला, दैट इज अगर सिंगल कंसाइनी है तो 1500, अगर मल्टीपल कंसाइनी है तो 750. सो दिस 750 एंड 1500 लिमिट वुड बी एप्लीकेबल ओवर हियर एज वेल. ओके, मान के चलो कि बहुत सारे कंसाइनीज का गुड्स जा रहा है एंड मेरे को जो फ्रेट चार्ज उसने किया है, ठीक है, GTA ने, उसका चार्जेस 750 से कम है. ओके, 750 से कम है, दैट इज 700 एग्जांपल. सो इन दैट केस इट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई, नो RCM वुड बी एप्लीकेबल. समझा? एंड अगर सिंगल कंसाइनी हूं, मेरा खुद का गुड्स जा रहा है, मेरा अकेले का जा रहा है, सो 1500 से अगर नीचे फ्रेट का चार्ज है तो इट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो यहाँ पर RCM इज नॉट एप्लीकेबल. आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ. समझा? नाउ क्वेश्चन अराइजेस, what if GTA not opting to pay GST at 12% is providing services to unspecified recipient. मतलब इन लोग को प्रोवाइड नहीं किया. किसको किया? फॉर एग्जांपल प्रोपरेटर को प्रोवाइड किया. ओके, हु इज नॉट रजिस्टर्ड. प्रोपरेटर को प्रोवाइड किया, हु इज नॉट रजिस्टर्ड. ही इज नॉट अ फैक्ट्री, ही इज नॉट अ सोसाइटी, ही इज नॉट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ भी नहीं, प्रोपरेटर है, नॉट रजिस्टर्ड. सो दिस ट्रांजैक्शन वुड बी कॉल्ड एज एग्जेम्प्ट सप्लाई by virtue of notification number 32/2017 central tax rate. समझ में? Here we complete with GTA. Next, legal services. Okay, legal services. अब legal services क्या होती है? Litigation services. Okay, representational services by individual advocate, including senior advocate or firm of advocates. Okay, अगर ये लोगों ने ऐसी बिजनेस एंटिटीज को सर्विस दिया जिसका टर्नओवर पिछले साल, ओके, उतने अमाउंट से ज्यादा था, ओके, जिसके कारण उनको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा. ओके, द टर्नओवर ऑफ सच बिजनेस एंटिटीज वाज more than such amount in preceding financial year as it makes them ineligible for exemption from registration. So in that case RCM would be applicable. Okay, एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा ताकि क्लैरिटी मिले. ओके, सुनो, मान के चलो मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर था से 8 लाख. ओके, मैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल टर्नओवर वाज ₹8 लाख. ओके, एंड करंट ईयर में मैं रजिस्टर्ड हूं. मैंने क्या किया है? लीगल सर्विस लिया. ओके, तो यहाँ पर जो पर्सन लीगल सर्विस ले रहा है क्या उसको RCM में टैक्स पे करना पड़ेगा? आंसर इज नो, नहीं करना पड़ेगा एज पर ICAI व्यू. मैं अपना व्यू यहाँ पर नहीं डिस्कस करूंगा. ICAI का व्यू क्या है कि अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर थ्रेशोल्ड से कम था, सो करंट ईयर में जो भी लीगल सर्विसेज आपने लिया है उसके ऊपर RCM नहीं आएगा. समझ में आया? सो लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ओके, और इंडिविजुअल एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट
or partnership firm of advocates to a business entity, to a business entity, to a business entity having turnover more than threshold, okay, in preceding financial year, तो ही आरसीएम लगेगा, नहीं तो आरसीएम नहीं लगेगा। समझ में आया? इज दैट वेरी क्लियर? ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बिजनेस एंटिटी? द बिजनेस एंटिटी मींस, बिजनेस एंटिटी मींस लिटिगेंट, पेटिशनर और एप्लीकेंट, इसको अपन कहते हैं बिजनेस एंटिटी। समझा? सो हियर वी कंप्लीट विद लीगल सर्विसेज। नेक्स्ट इज स्पॉन्सरशिप सर्विस। ओके, यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? कंफ्यूजन ये होता है कि स्पॉन्सरर कौन है एंड स्पॉन्सरी कौन है। मतलब जो स्पॉन्सर होता है ना, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लूंगा, उसके बाद समझ में आएगा। मान के चलो कि ये रिलायंस है, ओके, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड जो भी है, कंपनी है एग्जांपल। ओके, ना कंपनी ने क्या किया है, एक एमसीसी कॉलेज का जो भी फेस्ट होता है, ओके, उसको स्पॉन्सर किया। क्या क्या? स्पॉन्सर किया। सो हु विल बी स्पॉन्सरिंग? ठीक है, ये स्पॉन्सर कर रहे हैं ना। देखो, फॉर एग्जांपल यू आर रिसिपिएंट, आप रिसिपिएंट हो इस लेक्चर के, आपने मुझे पैसा दिया, ना कि मैंने आपको पैसा दिया। ओके, सो यू हैव पेड टू मी, ओके, रादर यू हैव पेड टू आईसीआई। तो यहाँ पर जो पेयर होता है, ओके, पेयर, पेयर इज कॉल्ड एज रिसिपिएंट। डू यू एग्री? पेयर इज कॉल्ड एज रिसिपिएंट। समझ में? एंड जो पेई है, ओके, पेई, पेई इज कॉल्ड एज सप्लायर। समझा? अगर स्पॉन्सरशिप के फॉर्म में बोले, सो रिलायंस इज स्पॉन्सरर, ओके, एंड एमसीसी इज स्पॉन्सर्ड। ठीक है, सो जो स्पॉन्सर्ड होता है वो सर्विस दे रहा है, जो स्पॉन्सरर है वो पेमेंट कर रहा है, मतलब सर्विसेज ले रहा है। ओके, सो हियर रिलायंस वुड बी लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम बीइंग द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इफ रिसिपिएंट इज कंपनी और पार्टनरशिप। मतलब जो पर्सन पे कर रहा है अगर वो कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म है, देन आरसीएम वुड बी एप्लीकेबल। आया समझ में? डन। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट, अभी गवर्नमेंट सर्विसेज। ओके, इसको अपन एकदम सिंपल वे में करेंगे। यहाँ पर देख लो, गवर्नमेंट सर्विसेज को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तीन तीन कैटेगरी। सबसे पहला कैटेगरी ये है, सेकंड दिस एंड थर्ड दिस। द फर्स्ट कैटेगरी constitutes of 3 supplies. First one, SALE, that is services by Department of Post, which are speedy post। देखो क्या लिखा मैंने, SALE, स्पीड पोस्ट, एजेंसी सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सप्रेस पार्सल। ओके, अगर ये सर्विसेज गवर्नमेंट ने दिए, ओके, if government is providing these services, or government is providing services in relation to vessel or aircraft, or government is providing services of transportation of goods or passenger, okay, so these 3 services would always be taxable। ये हमेशा टैक्सेबल होंगी, हमेशा टैक्सेबल, देयर इज नो एग्जेम्पशन। ओके, एंड दिस सर्विसेज वुड बी टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। क्लियर है? कौन सी 3 सर्विसेज? सबसे पहले मैं SALE, स्पीड पोस्ट, एजेंसी सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सप्रेस पार्सल कार्गो। सेकंड, services in relation to aircraft or vessel. Third one, transportation of goods or passengers. These 3 services are always taxable, and that too under forward charge। Second, coming to renting of immovable property। Okay, अगर गवर्नमेंट दे रहा है renting of immovable property to business entity, ओके, अगर बिजनेस एंटिटी को दिया और अगर रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को दिया तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर आरसीएम। आरसीएम, ओके, रेंटिंग टू बिजनेस एंटिटी टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, आरसीएम। रेंटिंग टू बिजनेस एंटिटी बट अनरजिस्टर्ड पर्सन, देन एफसीएम। मतलब बिजनेस एंटिटी को हम नहीं छोड़ेंगे, बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विस मिल रहा है इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल, बट इफ इट इज टू रजिस्टर्ड देन आरसीएम, इफ इट इज टू अनरजिस्टर्ड देन एफसीएम। इफ इट इज टू अदर देन बिजनेस एंटिटी, फॉर एग्जांपल माड़ा कॉलोनी, ओके, जो महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट होता है, ओके, उन लोग का कॉलोनीज है, सो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग रेंटिंग ऑफ इमल प्रॉपर्टी सर्विस, इट वुड बी एग्जेम्प्ट, इट वुड बी एग्जेम्प्ट। ओके, नेक्स्ट, सर्विसेज अदर देन 1 2, दैट इज द जनरल सर्विसेज। ओके, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे ना, ये वाला, ठीक है, दिस एंट्री इज द जनरल सर्विस जो हम अभी देख रहे हैं, उसके बाद वाले हमने देख लिया। ओके, चलो, जनरल सर्विसेज। If general services, that is other than 1 and 2 category, are provided to business entity, okay, and business entity has turnover of more than such amount in preceding financial year as it makes them ineligible for exemption from registration in current financial year, then such business entity would be liable to pay tax under RCM। समझा? वापस एक बार, if services other than 1 and 2 are provided to such business entity who is having turnover in preceding financial year more than such amount which makes them ineligible for exemption from registration,
then it will be taxable under RCM. Okay. If services other than 1 2 are provided to others matlab other than business entity, then it will be exempt. Okay, ध्यान से सुनना, other than business entity, कौन सा business entity? Other than this business entity, मतलब अगर आपका टर्नओवर पिछले साल में थ्रेशोल्ड से कम था तो भी एग्जेम्प्ट, अगर आप बिजनेस एंटिटी नहीं हो तो भी एग्जेम्प्ट, और अगर आपका टर्नओवर बिजनेस, आप बिजनेस एंटिटी हो, आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा था पिछले साल में, तो ही आरसीएम। समझ में आया? डन। और अगर अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी हो तो फिर एग्जेम्प्ट। क्लियर? वही वही लिखा हुआ था, समझ में? सो यहाँ पर अपन ने देखा सर्विसेज बाय सीजीएसजी यूटीएलए, ओके, एक्सक्लूडिंग दिस फोर। ओके, दिस फोर में ये तीनों था कैटेगरी 1 एंड दिस वाज कैटेगरी 2। सो कैटेगरी 1 2 को हटा दिया, मतलब कैटेगरी 3 बचा, एंड वो लगेगा आरसीएम में। यहाँ पर किसको? बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। समझा? नेक्स्ट कमिंग टू एंट्री नंबर 5A, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। ये भी अपन ने देख लिया। ओके, दिस वी हैव सीन ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या है? If business entity is registered person, then RCM. If business entity is unregistered, then it is FCM. Okay, and if it is not a business entity, then it is exempt. Next, transfer of development rights, that is TDR or FSI. Okay, so in case of supply of transferable development rights, the promoter, that is the builder, would be liable to pay tax under RCM. Then long-term lease contracts, okay, 99-year lease, okay, that is more than 30 years. So in that case, promoter, that is builder, would be liable to pay tax under RCM. Okay, then entry number 6, ये अपन ने already देख लिया, we have already seen this. What it says, अगर independent director को आपने पैसा दिया है, okay, the TDS of which is deducted under section 194J, then in that case this service would be taxable under RCM. Okay, that means company receiving the services from director would be liable to pay tax. Next, insurance agent providing services to insurance company would be liable to pay tax. Recovery agent services, if it is provided to banking company or financial institution or NBFC, such banking company, NBFC or financial institution would be liable to pay tax under RCM. Okay, next, services by music composer, photographer or the artist or the like to music company, okay, to music company or the producer. So बड़े लोग जो होते हैं ना, वो आरसीएम में पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट, ऑथर, अगर ऑथर ने सर्विसेज दिया है किसको? पब्लिशर को, then in that case author has two options. Option number 1, let publisher pay under RCM. Option number 2, if author gives declaration in annexure 1 that he is registered and he will be liable to pay tax under FCM, then author will be chargeable to tax under forward charge. If author does not give this declaration, publisher, okay, publisher located in taxable territory, would be liable to pay tax under RCM. Is that clear? चलो आगे बढ़ते हैं। Next, services by overseeing committee of RBI to RBI. Okay, so अगर overseeing committee ने RBI को दिया तो RBI would be liable to pay tax under RCM. Services by direct selling agent. Who are direct selling agent? Direct selling agent मतलब ऐसे लोग जो लोन का जो clients होता है वो रेफर करते हैं. Okay, so if they are referring the clients to banking company or NBFC or financial institutions are not covered. If banking company and NBFC, then in that case banking company or NBFC would be liable to pay tax under RCM. So यहाँ पर जो डीएसए होता है ना, ये डीएसए होने चाहिए इंडिविजुअल डीएसए। कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल। इट मींस पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होना चाहिए, कंपनी नहीं होना चाहिए। ओके, वो लोग ने अगर बैंकिंग कंपनी या फिर एनबीएफसी को क्लाइंट्स रेफर किया है एंड उसका सर्विसेज का जो भी चार्जेस है, दैट वुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर आरसीएम। ओके, बैंकिंग कंपनी एंड एनबीएफसी वुड बी लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। सर्विसेज बाय बिजनेस फैसिलिटेटर। ओके, अगर बिजनेस फैसिलिटेटर ने बैंकिंग कंपनी को सर्विस दिया, सो बैंकिंग कंपनी वुड बी लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी दोनों ही कवर्ड नहीं। नेक्स्ट, अगर एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दिया, ओके, एजेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट, नॉट बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बैंक, ओके, इट इज एफसीएम। इफ एजेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट, देन बिजनेस करस्पॉन्डेंट वुड बी लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। नेक्स्ट, security services. Okay, in case of security services, if security services are provided by any person other than body corporate, if I am individual person, okay, इंडिविजुअल पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ऑब्वियसली मैं कंपनी नहीं हूं, मतलब मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, प्रोप्राइटर हूं, कुछ भी हूं। अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने किसको दिया? रजिस्टर्ड पर्सन को। किसको दिया? रजिस्टर्ड पर्सन को। देन इन दैट केस आरसीएम वुड बी एप्लीकेबल। ओके,
However, if the recipient is composition person, then RCM is not applicable. Forward charge would be applicable if supplier is registered. समझा? So अगर composition person है recipient, तो no need to pay tax under RCM. Okay, समझ में? And also if these services are taken by person who are registered to deduct tax under section 51, okay, then also this entry is not applicable. This entry is not applicable means RCM is not applicable. Come on, this entry is not applicable means RCM is not applicable. It doesn't mean that service is exempt. No. Okay, service is taxable but not taxable under RCM. तो यहाँ पर RCM नहीं लगेगा तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा. समझ में? नेक्स्ट, renting of motor vehicle. Okay, if renting of motor vehicle is provided by other than body corporate, okay, other than body corporate who is not charging 6% tax, it means obviously there would be option with renting of motor vehicle service providers. Okay, so if you are such a service provider who is not charging GST on its own invoice, okay, अगर आप GST charge नहीं करते हो, if you are not charging GST, okay, and you are other than body corporate and you are providing services to body corporate, okay, other than body corporate to body corporate, not charging GST, then in that case body corporate would be liable to pay tax under RCM. Okay, next, security lending services. Okay, so here lender is the service provider. Okay, he will be receiving lending fees. So the borrower who is paying, okay, borrower who is paying would be liable to pay tax under RCM. समझ में आया? इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यूट्यूब के लेक्चर में दिया हुआ है, अभी एक्सप्लेन करने को टाइम नहीं. और यहाँ पर जो इंटरमीडियरीज होती हैं, इंटरमीडियरीज, ओके, सो इंटरमीडियरी वुड बी लायबल टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज एज इट इज एप्लीकेबल. क्लियर? सो हियर वी कंप्लीट विद नोटिफिकेशन नंबर 13. डन. Next, now we are going to see notification number 10/2017 integrated tax. Okay, तो यहाँ पर दो सर्विसेज एक्स्ट्रा दी हुई है. Okay, there are two services which are extra which would be taxable to IGST. Okay, मतलब ये IGST टैक्स पे करना पड़ेगा अपने को इन सर्विसेज के ऊपर. कौन सी दो सर्विसेज है? सबसे पहले इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, दैट इज अगर कोई भी आउटसाइड इंडिया वाला पर्सन है, उसने अदर देन NTOR को सर्विस दिया. ठीक है, अदर देन NTOR. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NTOR? देखो यहाँ पर मैं थोड़ा एनालिसिस करता हूँ. एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी. नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब आउटसाइड इंडिया. ओके, एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर देन NTOR. अदर देन NTOR. ओके, मतलब क्या है? NTOR का मतलब यहाँ पर लिखा हूँ. NTOR मीन्स गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और इंडिविजुअल और एनी पर्सन नॉट रजिस्टर्ड एंड रिसीविंग OIDR सर्विसेज. ठीक है, OIDR सर्विस मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज. दैट इज नथिंग बट ऐसी सर्विसेज जो ओवर अ मीडियम ऑफ इंटरनेट प्रोवाइड की जाती है. ओके, इन रिलेशन टू अदर देन कॉमर्स इंडस्ट्री. ओके, तो कौन कौन कवर हुआ? गवर्नमेंट, ओके, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, ओके, देन individual and other persons who are not registered in GST and taking these services for other than business purpose, that is for personal purpose. So these people are NTOR. okay, तो इन लोगों को अगर सर्विस मिला, अगर इन लोगों को सर्विस मिला तो टैक्सेबिलिटी कुछ अलग है. ओके, अगर अदर देन इनको मिला, अदर देन इनको खाली एक ही चीज बचता है, दैट इज रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी. दैट्स इट. ठीक है, मतलब इन शॉर्ट बिजनेस एंटिटी बचता है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो. ओके, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज बचती है. ओके, तो रिसिपिएंट में बिजनेस एंटिटी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एज पर लॉ इट इज अदर देन NTOR. सो सर्विसेज फ्रॉम अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, दैट इज अदर देन NTOR, would be liable to pay tax under RCM. okay, IGST पे करना पड़ेगा. Basically it is covering import of services. Next, if you are taking services from foreign shipping line, okay, that is services supplied by a person located in non taxable territory by way of transportation of goods by vessel from place outside India to custom station in India.
बाहर से इंडिया में अगर सर्विस आ रहा है, कौन सा सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, who is the provider located outside India, then in that case the importer would be deemed to be the recipient and he would be liable to pay tax under RCM. समझ में आया? क्लियर? सो हियर वी कंप्लीट विद दिस चैप्टर. एक छोटा सा सर्कुलर बाकी है, मैं बता देता हूँ कौन सा. यहाँ पर होगा ऊपर, ये रहा, PSF and UDF. Okay, PSF and UDF. So for example, here it is airline operator, airline operator. Here it is airline company, and here there are passengers. Okay, ये passenger है. So airline operator want to collect two charges, that is PSF and UDF, that is passenger service fee and user development fee from passenger. Okay, so directly तो collect कर नहीं सकते. So airline company जैसे SpiceJet वगैरह, इन लोग को क्या बोला गया कि आप एक काम करो, आप PSF and UDF आप चार्ज करो आपके टिकट के साथ. ओके, whatever the price of that particular ticket would be, उसके साथ आप ये ऐड कर लो. समझ में आया? तो यहाँ पर एयरलाइन कंपनी क्या करेगा, इससे PSF UDF लेगा एंड इसको रेमिट करेगा. सो PSF UDF के ऊपर एयरलाइन कंपनी को GST पे नहीं करना. समझ में आया? क्लियर? हाउएवर, एयरलाइन कंपनी प्रोवाइडिंग कलेक्शन सर्विसेज टू एयरलाइन ऑपरेटर, ओके, कलेक्शन सर्विसेज टू एयरलाइन ऑपरेटर, दिस वुड बी चार्जेबल टू GST. समझ में आया? इज दैट वेरी क्लियर? बस वही लिखा हुआ है. So here we complete with 2 chapters. Done. Supply and charge is completed.